Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका अनअकैडमी के इस मंच पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी। और हम लोग जो अब कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 8 हिस्ट्री विषय की जो एनसीईआरटी है हमारे अतीत, इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कक्षा 7 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके, ये क्लास 8 की है ना। चलिए, इसमें क्या है, पहला जो चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे कब और कहाँ, मतलब इतिहास लेखन के बारे में आपको समझ में आएगा। उसके बाद व्यापार से साम्राज्य तक ये कंपनी कैसे सत्ता स्थापित होती है ये देखना है। ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रशासन क्या था, आदिवासियों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो क्या हुआ, जनता कैसे विद्रोह करती है ना। और सभ्य बनाने के लिए, राष्ट्र को शिक्षित करने के, मतलब यहाँ पर जो अंग्रेजों ने जो सुधारात्मक कार्य किए हैं, महिलाएं, जाति और सुधार, और उसके बाद अंत में है राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो हम लोग इस किताब में देखेंगे। और हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होगा इस किताब के अकॉर्डिंग ही होगा, उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, डीप में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एक उद्देश्य होता है। हाँ, वो एनसीईआरटी आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपको कुछ पहले समझाना चाह रही है, आपकी पहले बुनियाद बताना चाह रही है। आप पहले बुनियाद बना लो, फिर आगे ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करनी है ना। तो हो सकता है कि कुछ मेरी आवाज़ में कुछ आपको समस्या लगे, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम है और तबीयत दिक्कत है, तो उसका कुछ आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, है ना। चलिए, प्रारंभिक कथन, कैसे कब और कहाँ, आइए देखते हैं ये अध्याय हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब इतिहास से आप लोग का दर्द भी तो यही है, इतनी तारीखें कितना याद करें, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है वो उसको समझिए। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। ये आम समझ है, लेकिन ठीक है, जो हम लोग भी सोचते हैं ना तारीख कितनी है कैसे याद करें, और आप अब आम नहीं अब खास बनने जा रहे हैं, तो ये परिवर्तन आपको भी लाना है। चलिए, आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा सही है? आइए देखते हैं इसको। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में बताता है। बदलाव, मैं आपसे कहता हूं ना, नवीनता, नयापन क्या है, बदलाव, और निरंतरता, पहले से क्या आ रहा है, पहले का क्या चल रहा है, और नई नई जो चीजें हैं वो क्या है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से हो रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई इतिहास होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं, चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ। भाई वाह, देखिए एनसीईआरटी की ये तो खूबी है, एक जरा सी चाय से उसने आपको क्या सोचने पर मजबूर कर दिया। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबारें छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी, है ना। देखिए, ये एक फोटो जिसके डिटेल क्या है, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, है ना। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण लगता था, तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था।
इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। अंग्रेजों का ये भी था ना कि हम लोगों को सभ्य सभ्य बना रहे हैं, ये असभ्य लोग हैं, हम सभ्य बना रहे हैं। जो नस्लीय श्रेष्ठता का भाव अंग्रेजों में था ना, उसकी एक झलक आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचो ना, आलू जब हमारे यहाँ होता नहीं था, हाँ, चायपत्ती जब हमारे यहाँ नहीं होती थी, तो हमारे यहाँ रोज का खाना पीना कैसे होता था? आलू का मतलब समोसे से है है ना? तो अब चाय तो रोज का है, पहले कैसे हमारे दिन की शुरुआत होती थी, है ना? इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन सा साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। मतलब राजवंशों का इतिहास। बस इस तरह घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, पिछले 2 साल का मतलब कक्षा 6 कक्षा 7। अब इतिहासकार बहुत दूसरे मुद्दों और सवालों पर भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें? अब बताइए, आइए देखते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमें अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इससे महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों का ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को कभी खत्म न होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के विचार के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब अंग्रेजों की जो गतिविधियां हैं वही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आम लोगों पर क्या बीत रही है, आम लोगों का समाज कैसे बदल रहा है, आम लोगों के जो समाज उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या धार्मिक कुरीतियां हैं, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या जो अंग्रेजों की शोषण परक नीतियां हैं उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का कोई मतलब नहीं। जो ये लोग कर रहे हैं बस वही इतिहास है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है इतिहास में कैसे हम देख रहे हैं बदलावों को। इतिहास पहले क्या लेखन की प्रक्रिया थी, क्या लेखन माना जाता था, अब क्या चल रहा है। अब पुराने विज्ञापन से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह नई रुचियां चलन में आई।
1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। देखिए लिप्टन टी। मैं बताऊं जहां तक मतलब मेरी यादाश्त है, लिप्टन जो चाय है, पहले क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे थे और संडे को ही फिल्म आती थी, शाम को 5 बजे से शुरू होती थी। तो उसमें फिल्म शुरू होने से पहले बहुत सारे एडवर्टाइज आते थे। उसमें दिखाया क्या जाता था कि एक जगह आग, व्यक्ति है शिकारी भेष में है और आग जल रही है, और आग जल रही, वहां पास शेर आता है और वो व्यक्ति, वो मूछ उसकी ऐसे पूरी ऐसे होती है, मेरी तो है नहीं, ऐसे करके ऐठी हुई है, वो ऐसे चाय पीता है और शेर से नजर मिलाता है ना। ये एडवर्टाइज जो मेरे जहन में है। तो हमने भी पूछा, पापा पापा ये चाय से क्या शेर डर डर जाता है? तो इस तरीके से दिमाग पे असर पड़ता है। छोटे थे अपना, मुझे लगता है कि क्लास 1-2 की बात होगी ज्यादा ज्यादा, बस इससे ज्यादा की नहीं, है ना। तो इस तस्वीर तो यहाँ पर क्या सूचना दे रही है, जो जो मैंने एडवर्टाइज की चर्चा आपसे की, उसमें मतलब क्या है कि आप डरेंगे नहीं चाय पीने के बाद। लिप्टन, एक्चुअली में लिप्टन टी आ गया था, इसलिए मुझे याद आ गया। अब क्या है, शाही लोगों की चाय है ये, शाही लोग पीते हैं। वाह उस्ताद वाह, है ना। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कॉनॉट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पहले के एडवर्टाइज। क्या इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय इतिहास के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियां पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहासकार या कोई कहानी लिखते हैं, या तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। अब देखिए, ऐसा आपको लगता होगा कि सर इतिहास की एनसीईआरटी में बहुत फैक्ट कवर नहीं हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट कवर क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वो नहीं है कि आपको फैक्ट रटाएं बैठ के, वो बस काल प्रवाह आपको समझा रहे हैं, जो क्षणिक परिवर्तन हो रहा है वो बता रहे हैं। हाँ, इसलिए बहुत डिटेल में वो नहीं लिखी गई है। आखिर ये भी तो ध्यान दीजिए, वो कक्षा 8 के लिए है ना। तो कक्षा 8 की मानसिकता से समझिए। इस प्रकार हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, तो उसके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि ये कक्षा 8 के लिए, आपके लिए गवर्नर जनरल का भी काम इंपॉर्टेंट है, उनका भी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो घटनाएं वो भी इंपॉर्टेंट है, और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो भी महत्वपूर्ण है ना। तो हम अवधियां कैसे तय करते हैं, आइए देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। ध्यान से देखिएगा, जेम्स मिल का नाम। ठीक, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। किसने बांटा? जेम्स मिल ने। ध्यान देना है आपको यहीं पर। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? क्या कोई समस्या दिखाई देती है? आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है किताब। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक वो क्या कालखंड है, जैसा कि आज का समाज क्या है, कैसा है? सूचना आधारित समाज है ना। सूचना आधारित समाज, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। तो वही बात है कि हर कालखंड में ऐसे कुछ केंद्रीय तत्वों को हम पकड़ते हैं, इसके आधार पर कह सकें, जैसे आज का हम लोग क्या कहते हैं, सूचना आधारित समाज। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को का क्या महत्व होता है। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं,
इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। मतलब उन्होंने जो अपना अंदाजा लगाया, जो उनकी समझ थी, वो यही थी। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन थे, अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ऐसा जेम्स मिल को लगता था कि असभ्य लोग हैं, अंग्रेज इनको सभ्य बनाने आए हैं। इसके बदले सिर्फ तानाशाही थी, लोकतंत्र नाम की कोई जगह नहीं थी। केवल धार्मिक आपस में लड़ाई चल रही थी, हमेशा जातिगत विरोध चल रहा था, ऊंच नीच था, अंधविश्वास था, जादू टोना टोटका चलता था। यहाँ पर कोई डॉक्टरी पद्धति नहीं थी, कोई गणित नहीं था, ऐसा इनको लगता था। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ब्रिटिश शासन क्या था? भारत को सभ्य बनाने आया था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, है ना। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? शायद नहीं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत है क्या है? हाँ, आप याद कीजिए बर्नी का कथन। बर्नी क्या बोलता है? बर्नी कहता है कि दिल्ली सल्तनत जो चल रही है उसको इस्लामी राज्य नहीं कह सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकांश आबादी क्या है? हिंदू है। लेकिन इन्होंने क्या कहा वो समझिए, कैसा विरोधाभास है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए, प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। कोई बौद्ध होता था, कोई जैन को मानता था, कोई दूसरे धर्म को मानता था। तो शैव वैष्णव आपने जान रखा है, पढ़ रखा है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। लेकिन हमारा विज्ञान, हमारा तर्क, लोकतंत्र, बताओ हमारा यहाँ तो वज्र संघ आपने पता ही प्राचीन इतिहास में पढ़ रखा है। ईसा के पहले पढ़ रखा है आपने। लेकिन ऐसा इनको लगता था, उनको नहीं पता था कि हमको सब पता है ना। इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। हाँ, समानता कहाँ थी? अंग्रेज कहते थे भारतीयों और कुत्तों को अलाउ नहीं है, ऐसा लिखा होता था होटलों में, है ना। कहाँ समानता थी? ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग का मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन भारत के संसाधनों का प्रयोग करता था मात्र राज्य, मतलब मातृ मतलब माँ, मातृ राज्य कौन सा हुआ? इंग्लैंड को, मतलब विकसित करने के लिए, तो सुखी करने के लिए। औपनिवेशिक क्या होता है, चलिए वो समझिए। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। देखिए, ये आपको अर्थ को समझना है।
सिर्फ देखिए, सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, समझ रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है, हम किस तरह जानते हैं, मतलब जो चीज हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं उसको जानकारी का है कैसे होती है, वो हमको अब यहाँ पे समझना है। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों? क्योंकि इतिहास लेखन की जो विधियां हैं, जिसमें आप देखते हैं मार्क्सवादी विचार क्या कहती है, राष्ट्रवादी क्या कहती है, या अंग्रेजी, या कहें अंग्रेज ना कहें तो पश्चिमी इतिहासकार क्या कहते हैं, इस तरीके की जब आप व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जानकारी अति महत्वपूर्ण की है, खास तौर पे मुख्य परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, प्रशासन अभिलेख का तैयार करता है कैसे? अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। आज भी देखिए, प्रशासन में आप भी कल को अधिकारी बनेंगे तो मौखिक आदेश का मतलब लिखित आदेश ही आदेश है। मौखिक का क्या है? सामने वाला बदल जाएगा तो आप क्या करोगे? फंस जाओगे। लिखित में आदेश, हर चीज लिखित में। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के अंदर दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके सामने रिकॉर्ड रूप होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको आर्काइव भी आप समझते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आज आप भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, जहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ये देखिए, नई दिल्ली में निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरॉय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। मतलब वायसरॉय के पास बने थे, इससे महत्व उद्घाटित होता है। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही को भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कोई हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि वे संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। मतलब जो नौसेना विद्रोह में देखिए, जो आप इतिहास लिख पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो किताब इतिहास का लिखते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, वो किस सोर्स पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जब मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हर बात सोर्स पे होगी, सोर्स के बिना कोई बात नहीं होगी। ये कहानी नहीं है कि जैसे मर्जी वैसे बता दिया ना, हर चीज का एविडेंस होगा तब कोई बात कही जाएगी। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में, जब एंशिएंट हिस्ट्री मैंने शुरुआत किया था, हाँ, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर इतिहासकार एक मर्डर केस की तरह डील करता है। जो समय बीत चुका है उसको मर्डर केस की तरह डील करता है कि उसके लिए कोई भी निष्कर्ष अगर निकालना है तो उसके पीछे एविडेंस क्या है वो हमेशा ही देखा जाता है।
अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चलिए। हाँ, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। किन्हें? जहां पर नकल लिखी जा रही थी, यहां पर आइए, सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, लिखा ना ये। इसके आगे पढ़े। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखन भी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने भारतीय साहित्य का, देखेंगे, बहुत अनुवाद कराया अपनी भाषा में। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों को में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों और वह फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, है ना। आप देखेंगे ना, भारत में जब आप इन संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा आजादी के पहले ही सब कुछ है ना। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड से, इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है ना। सरकारी रिकॉर्ड से क्या मतलब है? हाँ, अच्छा, ये दोबारा लिख गया है। इमेज आपको दिखाने का था इसलिए दोबारा ये आ गया है। इमेज देख लीजिए। इमेज क्या है? बंगाल में मानचित्रण व सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों के चित्र अलग हिस्से में दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये सब देखिए, है ना। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। मतलब आप देखें कि यहाँ सब उपकरण का प्रयोग हो रहा है ना। उपकरण दिखाने की बात हो रही है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान एवं प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने, उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। ये 1857 के विद्रोही तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों की यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट घसोट में लगे हुए। मतलब सिपाही जो बागी हैं वो लूट घसोट के लिए बागी हुए हैं, ऐसे कह के बदनाम किया जा रहा है। मतलब इनके अंदर ये कहा जा रहा है, देश, मतलब देश प्रेम नहीं है, ये लुटेरे हैं, लूटना चाहते थे। हाँ, अंग्रेज की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट, बेरहम थी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अध्याय 5। इससे इनमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या योजना थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करने में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ तो अभी लेखागार है, सब रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, है ना। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, हाँ, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं, सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए, कवियों, अपने उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे।
इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके से से गुजरे थे। मतलब यहाँ पर जो, पहली बात तो एक सरकारी दस्तावेज है वो तो ढूंढना आसान है, रिकॉर्ड में मिल जाएगा। एक गैर सरकारी है, उसमें भी ये देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति, मतलब जाहिर सी बात है ये उच्च वर्ग है, हाँ ये उच्च वर्ग है, इसकी जानकारी तो हमें मिल रही है। लेकिन निम्न वर्गीय तथा कथित जो निम्न वर्ग है उसकी जानकारी हमको नहीं मिल रही है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, इंसानों के खाने के लायक नहीं। हाँ, ये पुस्तक में क्या कह रहे हैं यार, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों से पता चलता है कि 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स के बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि जो कुछ जानकारियां सरकारी रिकॉर्ड से मिल जाती हैं हमको, कुछ जानकारियां हमें मिल जाती हैं जो उच्च वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, जो किताब उपन्यास कवि या जो पत्रकार है, इनकी जानकारी मिल जाती है ना। तो इस तरीके से इतिहास लिखा जाता है। और इतिहास का जो क्षेत्र है वो कैसे बदलता है, पश्चिमी इतिहासकार हमारे देश के इतिहास को कैसे समझता है और हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम अपने देश के इतिहास को कैसे समझते हैं और हम कैसे इन दोनों अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। हाँ, इसीलिए आपको इतिहास भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था किताब का। हाँ, प्रारंभिक कथन जैसा कि लिखा ही हुआ है। अब आगे जो दूसरा चैप्टर है इससे हम हमारा जो मुख्य कहानी है आधुनिक भारत की, ये स्टार्ट होगी। ठीक है, जो बुक में दी है। तो यहां से हम लोग आगे चलेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन मात्र था किताब का, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।